तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाइपर नॉलेज में। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसमें हिंदी व्याकरण की पूर्ण जानकारी दी गई है एवं उसके भेद के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण की इतिहास बताई थी कि उसका जन्म कब हुआ और किसने किया ये सब। और इस वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण स्टार्ट की है, जैसे व्याकरण की परिभाषा और शब्द वर्ण ये सब। अब हमारी व्याकरण की क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। इस वीडियो में अब मैं व्याकरण स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो बच्चों, आप सभी बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी सभी एग्जाम में। बिहार बोर्ड वाले सुन रहे हो ना, तुम्हें भी बहुत हेल्प करने वाला है। और सीबीएसई तुम तो और सुनो यार, तुम लोगों सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान देते हो, ठीक है, इस पे भी ध्यान दो यार, हिंदी पे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले ही आता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण क्या है, तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब समझ रहे हैं कि जो भी आपका एक सेंटेंस है उसको कैसे क्रिएट किया जाए वो सब, ठीक है। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, मतलब लैंग्वेज की जो स्मॉल यूनिट होती है ना, उसको साउंड कहते हैं, मतलब ध्वनि है। ध्वनि और उसकी लिपि प्रतीक दोनों के लिए हिंदी में वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, वर्ण आ गया, ध्वनि आ गया, ये सब मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ध्वनियां या वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनता है। देखिए, ध्वनियां और वर्णों से हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्द से क्या बनाते हैं, तो वाक्य बनाते हैं। वाक्य मतलब समझ रहे हैं, सेंटेंस। और वो वाक्य बन गया तो यानी आपका क्या हो रहा है, व्याकरण कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अन्य शब्दों में हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र हैं। ये हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। देखिए, ये मैंने पिछली वीडियो में व्याकरण का डिफिनेशन बताया था कि हाँ, कि जिस क्रिया से लिखने बोलने इसका क्या पता चले उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो व्याकरण तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसके भेद के बारे में पता करते हैं कि हाँ, कि व्याकरण तो है ही भाई, उसका भेद कितना है। तो चलिए पढ़ रहे हैं। हिंदी के सभी स्वरूपों का 4 भागों में पढ़ा जाता है। पहला क्या है, वर्ण, शब्द, वाक्य और छंद। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हाँ, कि इसका 4 भाग होता है, वर्ण, शब्द, वाक्य और छंद, ठीक है। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि, ठीक है, ध्वनि और वर्ण आता है किसके अंतर्गत, तो वर्ण विचार के अंदर। फिर शब्द विचार के अंतर्गत में क्या आता है, शब्द के विविध पक्षों के संबंधी नियम। फिर वाक्य विचार के अंतर्गत में क्या आता है, वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियां। और छंद विचार के अंतर में साहित्य रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार, ये सभी क्या होते हैं, हमारे व्याकरण के भेद हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या आता है, वर्ण विचार। वर्ण विचार कहता है कि हिंदी व्याकरण में सबसे पहला खंड वर्ण विचार का होता है, क्योंकि छोटी छोटी इकाई से वर्ण बनता है ना, ठीक है, वर्ण विचार का होता है। इसके अंदर भाषा की ध्वनि और वर्ण का विचार सबसे ज्यादा रखा जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला अक्षरों की परिभाषा, संयोग उच्चारण, संयोग उच्चारण एक ही होगा, भेद उपभेद, वर्णमाला का वर्णन होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा वर्ण आ रहा है, वर्ण विचार है, तो वर्ण के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, तो क्योंकि इसका ये पाठ होता है। तो वर्ण मतलब होता है देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। वर्ण देखिए, देवनागरी आ गया यहाँ पे, ये जो है ना आपकी हिंदी का जो लिपि होता है उसको हम कहते हैं देवनागरी, ठीक है। जैसे इंग्लिश का आता है ना आपका रोमन, इंग्लिश का रोमन लैंग्वेज होता है, उसे ये हिंदी का देवनागरी होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस वर्णमाला में कुल 52 वर्ण का समावेश है। टोटल कितने हैं, 52 हैं। इसे 4 भागों में बांटा गया है। जो वर्णमाला है उसको वो टोटल कितना है, 52 है, और उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यंजन, स्वर, एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। देखिए व्यंजन कितने हैं, 33 है। तो 33 व्यंजन,
ठीक है, याद रखिएगा व्यंजन 33, स्वर कितने, तो स्वर 11 और एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ठीक है। साथ ही साथ देवगुण व्यंजन यानी अड़ा, ठीक है, कख अंग बोलते हैं ना, तो वही अंग है। और ढ, ये ड और ढ तथा 4 संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ, ठीक है, छ स्र ज्ञ त्र का समावेश है। ये जो 4 है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। एक व्यंजन अलग होता है, संयुक्त व्यंजन अलग होता है। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों से मिल के बना हुआ जो होता है ना, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या आ गया, स्वर, ठीक है। अब उसमें हम पढ़े हैं ना कि स्वर है, व्यंजन है, तो अब हम पढ़ते हैं स्वर क्या आता है। तो स्वर देखिए, उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब ऐसा वर्ण ना जिसको किसी से हेल्प नहीं लेना पड़े, ठीक है, यानी वो हेल्पिंग वर्ब का वो ना ले, ठीक है, तो उसे स्वर कहते हैं। तो टोटल स्वर कितने होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। कौन कौन, तो अ ई छोटा अ ई बड़ा उ ओ ए औ, ठीक है। ये जो है कितने हैं, 3 और 3 6 हो गए। तो ये 6 जो है ना, वो ध्वनियाँ दीर्घ लंबाई की होती है, मतलब इनकी ध्वनि दीर्घ लंबाई की होती है। अब जितना भी अ आ ई होता है ना, वो सब हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो वो टोटल आप काउंट करिएगा तो वो 10 होते हैं, ठीक है। इसमें जो होती है ना, इनकी ध्वनि लंबा होती है, अ बड़ी ई उ ए ऐसे बोल रहे हैं ना, तो इसलिए अब देखिए स्वर के जो होते हैं ना, वो इनके अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला आता है हमारा मूल स्वर। तो मूल स्वर कहता है कि एक ही स्वर से बने शब्द को मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ छोटी ई छोटा उ, ठीक है। ये अ ई उ एक ही स्वर है, ठीक है, एक ही स्वर से ये बना हुआ है। और संयुक्त स्वर, जैसे कि मैंने संयुक्त व्यंजन बताया था कि यहाँ के 2 व्यंजनों से बना हुआ है, वैसे ही संयुक्त स्वर यानी 2 मूल स्वरों को मिलाकर जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे आ कैसे बना है, अ प्लस आ, ए कैसे बना है, अ प्लस ए, और अ कैसे बना है, और लिखा गया है यहाँ पे अ होगा, तो अ कैसे बना है, अ प्लस ओ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो हमारे नेक्स्ट सेक्शन कहता है, देखिए वहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे एक आता है एलोफोनिक स्वर। अब इसे इंग्लिश में मत समझिएगा, ये है एलोफोनिक स्वर। तो इसका है कि कुछ व्यंजनों की वजह से दूसरे स्वर अपनी जगह ले लेते हैं, ठीक है। कोई व्यंजन के कारण दूसरे जो स्वर हैं वो अपनी जगह ले लेते हैं, उन्हें एलोफोनिक स्वर कहते हैं। जैसे ए, हिंदी वर्णमाला में ये जो है लगता है ना, ये चांद जैसा, ये उसे स्वर नहीं पाया जाता है। जो इसका आईपीए मतलब समझ रहे हैं, आईपीए और आईपीए ही कहा जाता है, जो हेल्प करता है ना किसी को कोई स्वर को क्या कहा जाता है क्रिएट करने में उसे। और अ एलोफोन है, जब भी हाँ व्यंजन के आजू बाजू ऊ के साथ में होता है तब ऊ का उच्चारण बदल जाता है, तभी औ करके उच्चारण लिया जाता है, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं तो ऊ है, ठीक है, लेकिन जब अ साथ में रहेगा ना तो इसका भी उच्चारण क्या हो जाता है, अ करके ही उच्चारण हम करते हैं, ठीक है। और चौथा होता है हमारा विदेशी स्वर। विदेशी स्वर कहते हैं कुछ स्वर अंग्रेजी भाषाओं से भी मिले हैं, उन्हें हम विदेशी स्वर कहते हैं। जैसे ए, अब ए है ना, तो ए का मतलब क्या है, ए, ठीक है, ये दोनों मिलता जुलता है, इसलिए इसे हम विदेशी स्वर कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, हम व्यंजन पढ़ते हैं। स्वर पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते और इन्हें बोलने के लिए स्वरों की मदद की जरूरत होती है। देखिए स्वर में किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपना भाई आजाद है। और व्यंजन कहता है कि नहीं भाई तुम मेरा हेल्प करो, मैं ऐसे नहीं चल सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे लाठी की जरूरत है, ठीक है, वही ये व्यंजन है। तो व्यंजन को बोलते समय मुंह के अंदर किसी न किसी अंग से वायु का अवरोध होता है और जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से से रगड़ कर उसमें हवा भर आती है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। व्यंजन कितने हैं, 33, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो लाइन लिखा हुआ है कि हाँ अंग से वायु का अवरोध होता है, जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से से रगड़ कर उसमें हवा भरी जाती है, ये जानते हैं कैसे, आप बोलिए क, तो क बोलिएगा ना तो जीभ जो है ना वो आपका ऊपरी लेयर पे टच होता है, तो क, ठीक है, क च ट
आपको मुंह से थोड़ा अजीब टाइप में अ आ ई वो आप कंठ से बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना वो आपका जीभ जो है ना टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका पहला आता है क वर्ग, ठीक है। क वर्ग में होता है कि यह शब्द को कंठ से बोला जाता है, क ख ग घ अंग, ठीक है। च वर्ग, यह शब्द तालु से बोला जाता है, तालु मतलब समझे ये जो जीभ के नीचे उसे तालु से बोला जाता है, च छ ज मतलब जीभ आपका टच कर रहा है। फिर आता है ट वर्ग, यह शब्द मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा मतलब मुंह के अंदर से, ट ठ ड ढ अन मतलब आप दम लगा के बोल रहे हैं। त वर्ग, यह शब्द दंत से बोला जाता है, यानी दांत का यूज इसमें किया जाता है, त थ चर द ध न, ठीक है। फिर आता है पवर्ग, पवर्ग यह शब्द ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी इसमें आपका ओठ का लिप का यूज होता है, ठीक है। जैसे प फ ब दोनों जब देखिएगा ये जितने बोलिएगा ना इसमें आपका लिप टच होता है, ठीक है। फिर आता है य वर्ग जो होता है, यह शब्द हवा रोक के बोला जाता है, यानी हवा रोक रहे हैं, र ल, ठीक है। हवा को आप जब हवा आपके मुंह के अंदर जा रहा है तो उसको आप रोक रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें आता है एक सवर्ग आता है, ये शब्द जो है हवा छोड़ कर बोले जाते हैं, वो देखिए य वर्ग में हवा रोक कर बोला जाता है और स वर्ग में हवा छोड़ कर बोला जाता है, ये सब याद रखिएगा। जैसे तलाविस मुधन स दंत स ह, ठीक है। फिर एक आता है संयुक्त, यह सब दो व्यंजनों को साथ में मिलाकर बोले जाते हैं, जैसे छ त्र और ज्ञ। छ मतलब कैसे होता है, छ जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा ना इसमें आपके संधि की भी वीडियो आएगी, तो संधि में आपको ये बताया जाएगा कि हाँ कि छ कैसे बना, त्र कैसे बना, त प्लस र करिएगा तो त्र बन जाएगा, ठीक है। ग प्लस य करिएगा तो ज्ञ बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये सब आपको संधि में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब आते हैं हम शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद और संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, ठीक है। ये मतलब एक या एक से अधिक जो वर्ण होते हैं ना, जैसे वर्ण कौन कौन हो गया, क जितने भी स्वर व्यंजन ये सब वर्ण है, इनको मिलाकर एक बनाते हैं शब्द। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं राम, ठीक है। अब राम ही लिखना है हमें, ठीक है। अब हमको राम लिखना है, मान लीजिए हम राम लिख रहे हैं तो राम कैसे लिखेंगे, र एक वर्ण हो गया प्लस आ, ये भी एक व्यंजन हो गया, फिर म, ठीक है, प्लस अ, तो ये हो जाएगा आपका राम, ठीक है। राम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, तो आपको वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, मतलब जब वर्ण को अलग अलग करके उसको जोड़ा जाएगा तो वो एक शब्द बना लेता है। फिर आते हैं हम पढ़ते हैं पद। अब पद पता है क्या होता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए वर्ण को मिलाकर बनाए तो वो शब्द बन गया, और शब्द को मिलाकर बनाएंगे तो वो पद हो जाएगा। जैसे लिखा ही हुआ है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जितने भी है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सबको मिलाकर जो बनता है उसे पद कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहीं तक है, अब इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक अगले वीडियो में हम वाक्य और उनके भागों के बारे में सीखेंगे, ठीक है। मतलब अब व्याकरण का तो ये हो गया, अब वाक्य के बारे में, मतलब सेंटेंस अब कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या जरूरत होगा वो सब हम पढ़ेंगे। फिर संज्ञा, सर्वनाम, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सब अब पढ़ना है। मतलब अभी ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी जाने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हाइपर नॉलेज को, ठीक है। थैंक